शहर के एक कोने में बसे गरीब मोहल्ले में रहने वाला 70 वर्षीय बुजुर्ग रामकिशोर वर्मा अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती कर अपना गुजारा करता है। एक स्थानीय दबंग नेता उस जमीन पर नजर रखे हुए है ताकि वहां एक मॉल बनवा सके। रामकिशोर के मना करने पर नेता एसीपी साहब से सांठगांठ कर लेता है। एसीपी साहब बुजुर्ग को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देते हैं और थाने में उसकी पिटाई भी करते हैं। कुछ दिन बाद उस बुजुर्ग की बेटी जमानत के लिए जाती है। एसीपी साहब उस लड़की के सिग्नेचर देखकर घबरा गए, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि आईपीएस अधिकारी थी। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के पास की बस्ती में अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। दिन भर की तपिश के बाद अब हवा में कुछ नरमी आ गई थी, लेकिन रामकिशोर वर्मा की जिंदगी में जैसे सर्द हवाएं हर वक्त बसी रहती थीं। सफेद झक बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हुए हाथों में एक पुराना डंडा। वह अपने कच्चे घर के सामने बैठा आसमान को ताक रहा था, जैसे उसे किसी जवाब की तलाश हो। शायद वह पूछ रहा था कि उसकी ईमानदारी का ये फल क्यों मिला। उसकी जमीन जिस पर उसने बरसों से खेती की अब उसकी बेबसी की वजह बन गई थी। जब नेता सुभाष शर्मा पहली बार उसके घर आया था तो बहुत मीठी बातें की थीं। उसने कहा था कि वो उस जमीन पर एक बड़ा मॉल बनवाना चाहता है, जिससे गांव वालों को रोजगार मिलेगा। लेकिन रामकिशोर ने विनम्रता से मना कर दिया था। उसके लिए वह जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, उसके पुरखों की निशानी थी, उसके जीवन की पहचान थी। मना करना सुभाष शर्मा को नागवार गुजरा। वह बोला कुछ नहीं, लेकिन जाते जाते आंखों में जो लालच और गुस्सा था वह सब कह गया था। कुछ ही दिनों में पुलिस की गाड़ी घर पर आ गई। रामकिशोर को बिना किसी ठोस आरोप के थाने ले जाया गया। वहां एसीपी राकेश चौधरी पहले से ही तैयार बैठा था। उसने आरोप लगाया कि रामकिशोर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। रामकिशोर कुछ समझ पाता उससे पहले ही थप्पड़ उसके गालों पर पड़ चुके थे। वह कांपते हुए सिर्फ इतना कह पाया, बाबूजी, वो जमीन तो मेरी है, रजिस्ट्रियां मेरे पास हैं। लेकिन एसीपी को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सुभाष शर्मा का आदेश ही कानून था। जेल की सलाखों के पीछे बैठा रामकिशोर अपने जीवन के सबसे अंधेरे दिनों से गुजर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी आएगी, उसे बचाएगी, लेकिन 14 दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं था। एसीपी ने जानबूझकर किसी को सूचित नहीं किया। जेल के उस कोने में जहां अंधेरा और बदबू हमेशा साथ रहते हैं, रामकिशोर अपने आंसुओं से जमीन को सींचता रहा। उसे याद आती थी अपनी बेटी की बातें, जो कहती थीं, पिता, मैं वर्दी पहनूंगी और अन्याय को मिटा दूंगी। 14वें दिन दोपहर को जब थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी तो एसीपी अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। एक महिला अंदर आई, सादे कपड़े, कंधे पर बैग, हाथ में फाइल। एसीपी ने उसे सामान्य नागरिक समझा और घमंड से बोला, किसी कैदी से मिलना है क्या? उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, रामकिशोर वर्मा मेरे पिता हैं, उनकी जमानत करवानी है। एसीपी ने एक नजर फाइल पर डाली और फिर जैसे उसकी सांसें अटक गईं। कागज पर नाम लिखा था, श्रुति वर्मा, आईपीएस ऑफिसर। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। ये वही नाम था जो कभी एक रिपोर्ट में उसने देखा था। वही लड़की जो ट्रेनिंग में सबसे तेज थी और जो कभी किसी के सामने झुकी नहीं। उसका सिर चकराने लगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसके पिता को उसने पीटा, अपमानित किया, वह उसकी ही बैच की आईपीएस ऑफिसर की बेटी निकलेगी। बाहर रामकिशोर को जब सिपाही लेकर आया तो उसकी आंखें किसी चमत्कार को देख रही थीं। सामने श्रुति खड़ी थी, शांत, दृढ़ और बिल्कुल वैसी ही जैसी वह कहती थी, एक अधिकारी जो अपना वादा निभाने आई थी। रामकिशोर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से बेटी को छूना चाहा, लेकिन श्रुति ने पहले उसके माथे को चूमा और फिर सिपाही से कहा, इनकी जमानत हो चुकी है, अब ये कैदी नहीं है। एसीपी राकेश चौधरी अंदर से बुरी तरह हिल चुका था। उसका सारा अहंकार चूर हो गया था। उसे एहसास हुआ कि जो उसने किया वो सिर्फ एक बुजुर्ग के साथ नहीं बल्कि कानून के साथ विश्वासघात था। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। आईपीएस श्रुति वर्मा की असली लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही थी, उस सिस्टम से जो सत्ता के इशारे पर किसी भी ईमानदार को मिटाने पर तुला होता है।
थाने की इमारत हमेशा की तरह उसी उदासी में लिपटी थी, जैसे वहां हर दीवार पर किसी न किसी की चीखें अटकी हों। लेकिन आज उस माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। एसीपी राकेश चौधरी अपने ऑफिस के भीतर बैठा बार बार पसीना पोंछ रहा था। कमरे की खिड़की से आती हवा भी जैसे उसकी घबराहट को समझ नहीं पा रही थी। उसके सामने पड़ी फाइल में उस हस्ताक्षर को वह नजरअंदाज करने की लाख कोशिश कर चुका था, पर वो नाम जैसे उसकी आंखों में चुभ रहा था। आईपीएस ऑफिसर श्रुति वर्मा। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने ट्रेनिंग के दौरान श्रुति को पहली बार देखा था। दबंग अफसरों के बीच एक शांत और दृढ़ लड़की, जिसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया था। राकेश को तब भी उसका तेवर पसंद नहीं आया था। उसे लगता था कि ऐसी लड़कियां वर्दी को सिर पर चढ़ा लेती हैं, मगर वक्त ने उसे आईना दिखा दिया था। आज वह उसी लड़की के पिता को बेवजह 3rd डिग्री दे चुका था। वह यह सोचते हुए कांप रहा था कि जब पूरा सच बाहर आएगा तो क्या बचेगा उसकी प्रतिष्ठा का। थाने के गेट के बाहर भीड़ जुटने लगी थी। खबर फैल चुकी थी कि एक आईपीएस अधिकारी अपने पिता की जमानत के लिए थाने आई है और मामले में कुछ बड़ा होने वाला है। पत्रकारों की गाड़ियां भी धीरे धीरे पहुंचने लगी थीं। एसीपी को सूचना मिली कि श्रुति वर्दी पहनकर लौट रही है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। वह जल्दी से उठा और शीशे में खुद को देखा। शायद पहली बार उसे अपनी वर्दी बोझ लगने लगी थी। और फिर गाड़ी आकर थमी। दरवाजा खुला और श्रुति वर्मा ने एक सधी हुई चाल से थाने के गेट पर कदम रखा। उसके चेहरे पर न क्रोध था न मुस्कान, सिर्फ वो गंभीरता थी जो न्याय के लिए निकले एक अधिकारी में होती है। उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिससे जवाब देने से पूरा सिस्टम भी डर जाए। सिपाही एकदम सीधे खड़े हो गए। पत्रकारों के कैमरे उसकी हर हरकत कैद करने लगे। एसीपी राकेश चौधरी, क्या आपने एफआईआर पढ़ी थी? उसकी आवाज इतनी शांत थी कि हर किसी को सुनाई दे गई, मगर उस शांत स्वर में जो सख्ती थी वो किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। एसीपी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे उसकी जुबान से कतराते रहे। क्या आपने रजिस्ट्रेशन पेपर्स की जांच की, या आपको सिर्फ आदेश का पालन करना था? क्या वर्दी का मतलब अब यही रह गया है कि जिसे सत्ता कहे उसे ही कानून मान लिया जाए? श्रुति की आंखें अब तमतमाने लगी थीं। एसीपी राकेश की सांसें तेज हो गईं। वह कुछ बड़बड़ाया। नेताजी का दबाव था और आप दबाव के नीचे इंसानियत को कुचल देंगे। आप भूल गए कि इस वर्दी को पहनने से पहले आपने संविधान की शपथ ली थी। एक निर्दोष बुजुर्ग को बिना सबूत, बिना पूछताछ के जेल में डाल दिया, उसे मारा, अपमानित किया, सिर्फ इसलिए कि किसी सत्ताधारी की भूख शांत हो सके। वो खामोश खड़ा रहा। उसका सिर झुका हुआ था और वर्दी पर पसीने के दाग साफ दिखाई दे रहे थे। श्रुति ने सिपाहियों की ओर देखा और आदेश दिया, एसीपी साहब को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उनसे जांच समिति के समक्ष बयान लिया जाएगा। सभी सीसीटी फुटेज और केस फाइल्स सील कर दी जाएं। थाने में सन्नाटा छा गया। वर्दीधारी अफसर के खिलाफ खुलेआम कार्रवाई देख सिपाही भी सन्न थे। कुछ की आंखों में इज्जत थी, कुछ की हैरानी। पत्रकारों की फ्लैश लाइटें अब एसीपी के चेहरे पर थीं, लेकिन वो आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। श्रुति धीरे धीरे अंदर गई और अपने पिता को थाने के कमरे से बाहर लाई। रामकिशोर की आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर वो गर्व था जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उन्होंने बेटी की पीठ पर हाथ रखा और कहा, तू तो सच में मेरा बेटा निकला बिटिया। श्रुति मुस्कुराई नहीं, बस उनके कंधे को थामे आगे बढ़ी। यह केवल एक जमानत नहीं थी, यह शुरुआत थी उस सफाई की जो एक बेटी ने सिस्टम में आकर शुरू की थी। वो अब न रुकने वाली थी। श्रुति के थाने से निकलते ही हवा में एक अजीब सी हलचल थी। न तो वो गर्जना थी जो किसी युद्ध के बाद होती है, और न ही कोई उत्सव का शोर। यह एक चुप्पी थी जो किसी तूफान से पहले के सन्नाटे जैसी थी। मीडिया वालों की भीड़ अब धीरे धीरे थमती जा रही थी, लेकिन उनके कैमरों में जो कैद हुआ था वह शहर के कानों तक पहुंच चुका था। एक ईमानदार आईपीएस अफसर ने अपने बुजुर्ग पिता को झूठे केस से बाहर निकालकर एक भ्रष्ट एसीपी को उसी की मेज पर सस्पेंड करवा दिया था। यह खबर थी, पर सिर्फ खबर नहीं, यह एक संकेत था कि अब अन्याय चुपचाप सहा नहीं जाएगा।
नेता सुभाष शर्मा उस समय अपने बंगले में आराम की मुद्रा में था। उसे विश्वास था कि रामकिशोर अब टूट चुका होगा और जमीन उसके नाम हो जाएगी। लेकिन उसके मोबाइल पर जब थाने की फुटेज और खबरें आने लगीं, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके लिए यह सिर्फ एक झटका नहीं था, यह उसकी सत्ता की पहली हार थी। उसने तुरंत अपने खास आदमी को बुलाया और कहा, यह लड़की रुकनी नहीं चाहिए, उसकी वर्दी को उसकी कमजोरी बना दो किसी भी तरह। उधर श्रुति अपने पिता को अपने सरकारी आवास पर लेकर आई। वहां का माहौल भी जैसे भावनाओं से भीग गया था। रामकिशोर को यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी वही बेटी जिसे वह कभी स्कूल छोड़ने साइकिल पर ले जाता था, आज उसके लिए इतने बड़े अधिकारियों को झुका रही है। लेकिन श्रुति जानती थी, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली दुश्मन तो अभी पर्दे के पीछे बैठा है और वह है सुभाष शर्मा। श्रुति ने अपने कार्यालय में बैठकर उस केस की सारी फाइलें मंगवाईं, जिनमें जमीन विवाद और सरकारी मिलीभगत की बातें सामने आई थीं। उसने एक एक कागज को ऐसे पढ़ा जैसे किसी जले हुए मनुष्य की राख से पहचान की जा रही हो। हर फाइल में कोई न कोई छेद था, झूठ की स्याही से भरे दस्तावेज, फर्जी गवाह और नेताओं की सहमति। लेकिन श्रुति जानती थी कि सिर्फ तथ्यों से नहीं, बल्कि हिम्मत से भी इस जाल को तोड़ना होगा। रात के अंधेरे में एक बार फिर से कुछ लोग रामकिशोर के पुराने घर के पास पहुंचे। उन्होंने दीवार पर काली स्याही से लिखा, ज्यादा बोलोगे तो अगली बार आवाज भी नहीं निकलेगी। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह चुनौती थी कि अब श्रुति की राह आसान नहीं रहेगी। लेकिन उस चेतावनी ने श्रुति की आंखों में डर नहीं, बल्कि आग भर दी। सुबह होते ही उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां उसने सबूतों के साथ बताया कि किस तरह सरकारी अफसरों और नेताओं ने मिलकर गरीब किसानों की जमीनें हड़पने की योजना बनाई थी। वह सिर्फ अपने पिता का केस नहीं खोल रही थी, बल्कि उन सभी लोगों की आवाज बन चुकी थी जो वर्षों से दबाए गए थे। पत्रकारों ने सवाल पूछे, कुछ ने उसकी सुरक्षा पर चिंता जताई, लेकिन श्रुति का जवाब सीधा था, जिस दिन डर गई उस दिन यह वर्दी छोड़ दूंगी। उस दिन से शहर की दीवारों पर एक नाम उभरने लगा, श्रुति वर्मा। कुछ ने उसे देवी कहा, कुछ ने क्रांतिकारी और कुछ ने कहा अगला टारगेट होगी। लेकिन इन सब के बीच श्रुति चुपचाप अपने मिशन में जुटी रही। वह जानती थी कि लड़ाई अब एक परिवार की नहीं रही, अब यह जंग है न्याय और सत्ता के अहंकार के बीच। वो दिन दूर नहीं था जब सुभाष शर्मा को यह समझ आ गया कि सामने जो खड़ी है वो कोई आम अफसर नहीं, बल्कि वो आग है जो ना झुकेगी, ना रुकेगी और ना ही बुझेगी जब तक हर आखिरी अन्याय की चिंगारी बुझा न दे। अंधेरे की वह रात शहर के इतिहास में दर्ज हो चुकी थी, जब सत्ताधारी के खिलाफ एक बेटी की आवाज ने कानून की किताब को फिर से खोल दिया था। लेकिन अब कहानी सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गई थी, यह एक जंग बन चुकी थी, जहां एक तरफ सत्ता की गंदगी थी और दूसरी तरफ एक अफसर की सच्चाई। आईपीएस श्रुति वर्मा की रातें अब नींद से नहीं, केस फाइलों से भरी होती थीं। उसने जिले में अब तक दबे हर जमीन विवाद को पुनः जांच के आदेश दे दिए थे। तहसील, पटवारी, रजिस्ट्रार, सबकी कुर्सियों पर जैसे कांटे उगाए थे। जिन अधिकारियों ने कभी सुभाष शर्मा के नाम से काम आगे बढ़ाया था, अब वे श्रुति वर्मा के हस्ताक्षर का इंतजार करने लगे थे। इसी बीच एक और केस सामने आया, एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी जमीन का सौदा फर्जी दस्तावेजों से हो चुका था और अब उसी जमीन पर नेता सुभाष शर्मा के रिश्तेदार ने फार्म हाउस बनवाना शुरू कर दिया था। मामला और गहराया जब उन बुजुर्गों का इकलौता बेटा लापता पाया गया। मां की आंखों में आंसू और हाथों में बेटे की तस्वीर थी। श्रुति ने तुरंत उस जमीन पर निर्माण रुकवाया और जब खुद जाकर मुआयना किया तो पाया कि फर्जी दस्तावेजों में उसी एसीपी राकेश चौधरी के हस्ताक्षर थे जिसे उसने सस्पेंड किया था। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन होठों पर सिर्फ एक आदेश, इस एसीपी के सारे पुराने मामलों की दोबारा जांच करो। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हो उसे छोड़ना नहीं। उधर सुभाष शर्मा ने पुलिस विभाग के कुछ अफसरों को पैसे देकर अंदर की सूचनाएं निकालनी शुरू कर दी थीं। उसे अब यकीन हो चला था कि श्रुति वर्मा उसकी सत्ता को जड़ से हिला देगी। उसके पास एक ही रास्ता था, या तो उसे डराओ या मिटा दो।
उसने अब एक सुपारी किलर को हायर किया। एक ऐसा चेहरा जो शहर में अनजान था, लेकिन क्राइम की दुनिया में उसकी पहचान सिर्फ एक कोड से होती थी, K91 को जो काम सौंपा गया था वह था आईपीएस श्रुति वर्मा को खत्म कर देना, और वो भी एक हादसे के रूप में। योजना थी सरकारी दौरे के दौरान गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए जाएंगे और घाटी के मोड़ पर गाड़ी सीधी खाई में जा गिरेगी। सबूत मिट जाएंगे और मामला एक एक्सीडेंट के रूप में बंद हो जाएगा। लेकिन श्रुति को अब साजिशों की बू आने लगी थी। उसने अपनी टीम में एक टेक्निकल एक्सपर्ट को रखा था जो हर सरकारी वाहन के सिस्टम की निगरानी करता था। उसने उस दिन गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही देख लिया कि ब्रेक लाइन से छेड़छाड़ हुई है। रिपोर्ट तुरंत श्रुति तक पहुंची। वो चौंकी नहीं, क्योंकि वह जानती थी अब दुश्मन सामने नहीं बल्कि छाया बनकर वार कर रहा है। उसने मीडिया को कुछ नहीं बताया, बल्कि अगली सुबह खुद उसी गाड़ी से घाटी की तरफ निकली, लेकिन इस बार पूरी निगरानी और सुरक्षा के साथ। घाटी के मोड़ पर जैसे ही गाड़ी पहुंची, तभी एक ट्रक अचानक सामने से आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी खिसकने लगी। तभी पीछे चल रही सुरक्षा गाड़ी के एक सिपाही ने गाड़ी को धक्का देकर उसे रोक लिया। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। घटना को मीडिया ने हादसा बताया, लेकिन श्रुति जानती थी कि यह हमला था। उसी रात उसने एक गुप्त मीटिंग बुलाई। डीजीपी से लेकर आईजी तक को बुलाया। उसने सीधा कहा, अब यह सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ युद्ध है। अगर अब भी चुप रहेंगे तो अगली बारी किसी और की होगी। बैठक के बाद शहर में गुप्त रूप से ऑपरेशन शुद्धिकरण शुरू हुआ। हर फर्जी दस्तावेज, हर बेनामी संपत्ति, हर दलाल, हर बिचौलिए पर छापे पड़ने लगे। शहर की हवा में अब डर तैरने लगा था, लेकिन इस बार डर उन लोगों को लग रहा था जो सालों से दूसरों को डराकर जी रहे थे। श्रुति अब रात में आराम से नहीं सोती थी, लेकिन उसकी आंखों में थकावट नहीं थी, बस एक संकल्प था। और वह संकल्प था, जब तक हर बेकसूर को न्याय और हर दोषी को सजा नहीं मिलती, तब तक यह लड़ाई रुकेगी नहीं। भोर की पहली किरण अभी शहर की ऊंघती छतों पर फैली ही थी कि पुलिस मुख्यालय में हलचल शुरू हो चुकी थी। रात भर की बारिश के बाद जैसे हर कोना चमकने लगा था, वैसे ही अब न्याय की नई सुबह शहर के सीने पर दस्तक दे रही थी। आईपीएस श्रुति वर्मा की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन तेज और ठोस इरादों का उजाला था। उसने अपनी टीम को अलर्ट पर डाल दिया था। ऑपरेशन शुद्धिकरण अब अंतिम चरण में था। 3 दिन पहले शुरू हुआ अभियान अब कई परतों को उधेड़ चुका था। आरटीओ दफ्तर से लेकर तहसील ऑफिस तक हर विभाग में गड़बड़ियों की चादरें खींची जा रही थीं। कई अधिकारी रातों रात गायब हो चुके थे। कुछ ने वीआरएस की अर्जी लगा दी थी और कुछ तो गिरफ्तारी के डर से भूमिगत हो गए थे। लेकिन श्रुति को यह सब सिर्फ एक शुरुआत लग रही थी। असली शिकंजा तो अब कसना था, सुभाष शर्मा के चारों तरफ। उसने सीबीआई की एक टीम को भी सहयोग के लिए बुलवा लिया था, ताकि राजनैतिक दबाव में कोई मामला न दबाया जा सके। साथ ही हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल कर दी थी, जिसमें नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से जमीन घोटालों की सीबीआई जांच की मांग थी। यह कदम सुभाष शर्मा के लिए सबसे बड़ा झटका था। इधर सुभाष शर्मा भी चुप नहीं बैठा था। उसने दिल्ली से अपने संपर्कों को फोन घुमाना शुरू किया, लेकिन हर बार जवाब मिला। उस आईपीएस को अब जनता का समर्थन मिल चुका है। उसके खिलाफ जाना मतलब खुद के गड्ढे में कूदना। वह बौखला गया। अब उसका हर दांव उल्टा पड़ रहा था। उसने आखिरी बार कोशिश की। एक विशेष न्यूज चैनल को मोटी रकम देकर श्रुति के खिलाफ एक फर्जी स्टिंग तैयार करवाया। वीडियो में एक औरत को श्रुति की वर्दी में दिखाया गया, जो पैसे लेते हुए दिखाई दे रही थी। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर श्रुति के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड करने लगा, वी स्टैंड विथ श्रुति। तकनीकी जांच में भी यह वीडियो नकली निकला। सुभाष की चाल नाकाम हो गई। उधर एक और मोर्चा खुल गया। एसीपी राकेश चौधरी, जो अब तक सस्पेंड था, गुपचुप तरीके से शहर छोड़ने की कोशिश में था, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि कैसे वह सुभाष शर्मा के इशारे पर फर्जी दस्तावेजों की फाइलें क्लियर करता था और उसके बदले मोटी रकम मिलती थी।
राकेश की कबूलनामे की कॉपी मीडिया में आई तो जैसे शहर में भूचाल आ गया। अब यह साबित हो गया था कि श्रुति की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ थी। इस बीच श्रुति को सूचना मिली कि शहर के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस है जहां नेताओं और दलालों की गुप्त बैठकों का अड्डा था। उसने खुद उस फार्म हाउस पर छापा मारा। वहां से कई फाइलें, जमीन के नक्शे, बैंक ट्रांजैक्शन के दस्तावेज और विदेशी करेंसी बरामद हुई। उस रात जब फार्म हाउस की तलाशी पूरी हुई तब श्रुति पहली बार खुले आसमान के नीचे खड़ी हुई और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी तपस्या अब रंग ला रही है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सुभाष शर्मा ने एक एनजीओ के नाम पर करोड़ों रुपये की जमीन हड़प ली थी और उसमें अपने कई रिश्तेदारों के नाम से प्लॉट बेच चुका था। यह केस अब अदालत तक पहुंच गया था और अदालत में पेश होने का नोटिस सुभाष को मिल चुका था। उसी शाम रामकिशोर अपने कमरे में श्रुति की पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। वह स्कूल यूनिफॉर्म में साइकिल की पिछली सीट पर बैठी मुस्काती हुई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने मन ही मन कहा, तू अकेली नहीं लड़ रही बिटिया, तेरे साथ पूरा सच चल रहा है। अब शहर की सड़कों पर पोस्टर नहीं, लोग खुद श्रुति की तस्वीरें उठाए न्याय की रैली में शामिल हो रहे थे। यह सिर्फ एक अफसर की जीत नहीं थी, यह एक सोच की जीत थी कि अगर एक बेटी न्याय की राह पर अडिग हो जाए तो सारा भ्रष्ट तंत्र उसके सामने घुटनों पर आ जाता है। शहर की गहमागहमी में अब न्याय की उम्मीद की एक नई किरण चमक रही थी। आईपीएस श्रुति वर्मा की लड़ाई धीरे धीरे एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जो सिर्फ एक बेटी के दर्द से कहीं बढ़कर थी। वह अब केवल अपने पिता के लिए नहीं बल्कि उन सभी गरीब और दबाए हुए लोगों के लिए लड़ रही थी जिनकी आवाज वर्षों से दबी रही थी। यह समय था बदलाव का। शहर के गलियों चौराहों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह लोग श्रुति की बात करते हुए नजर आ रहे थे। लोग समझने लगे थे कि भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ खड़ा होना अकेले की ताकत से नहीं बल्कि पूरे समाज के एकजुट होने से संभव है। श्रुति खुद भी इस नए दौर को महसूस कर रही थी। वह दिन रात काम में जुटी रहती पर अपने परिवार को भी नहीं भूली। रामकिशोर की सेहत धीरे धीरे सुधर रही थी और बेटी की सफलता देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान खिल रही थी। वे जानते थे कि उनकी बेटी ने केवल न्याय नहीं बल्कि उम्मीद जगाई है। एक दिन श्रुति ने शहर के एक भीड़भाड़ वाले मैदान में बड़ा जनसभा आयोजित किया। वहां उसने कहा, हमारा संघर्ष सिर्फ एक लड़ाई नहीं, यह एक आंदोलन है। जब तक हर गरीब को उसकी जमीन नहीं मिलेगी, जब तक हर दबे हुए को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं थकेंगे। यह हमारे अधिकारों की लड़ाई है। जनता का जोश आसमान छू रहा था। हर तरफ जयकारे और नारे गूंज रहे थे। उस दिन श्रुति ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। उसका संघर्ष अब पूरी जनता का संघर्ष बन चुका था। लेकिन इस बीच सत्ता के गढ़ में घमासान जारी था। सुभाष शर्मा, जो अब पूरी तरह से दबाव में था, ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने कुछ पुराने सहयोगियों को फिर से सक्रिय किया और एक बड़े झूठे केस में श्रुति को फंसाने की कोशिश की। यह मामला था कथित रिश्वतखोरी का। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। कई लोग गुमराह होने लगे, लेकिन श्रुति के समर्थक खड़े थे और उन्होंने सच्चाई को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया और स्थानीय प्रेस का सहारा लिया। उन्होंने सभी को बताया कि यह साजिश है, एक गलतफहमी है और न्यायालय से उसका खुलासा होगा। श्रुति ने कोर्ट में बिना झिझक के अपना पक्ष रखा। वह जानती थी कि सच्चाई उसके साथ है। अदालत के कक्ष में उसकी आवाज मजबूती से गूंज रही थी और हर सवाल का जवाब उसने बेधड़क दिया। धीरे धीरे इस झूठे केस के पर्दाफाश होने लगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है और श्रुति निर्दोष है। ये एक बार फिर साबित हुआ कि सच की जीत होती है, चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों न रची जाए। शहर में बाहर आ चुकी थी, लेकिन आईपीएस श्रुति वर्मा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वह न्याय की अंतिम लड़ाई के लिए तैयार थी। उसके सामने सबसे बड़ा संकट था सत्ता के केंद्र में बैठे सुभाष शर्मा का फंसना। वह व्यक्ति जिसने वर्षों तक न सिर्फ जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र रचा बल्कि कई निर्दोषों के जीवन तबाह कर दिए।
कोर्ट की सुनवाई लंबी चली। हर दिन अदालत में नई नई सच्चाइयां सामने आती। श्रुति की मेहनत और ईमानदारी ने अदालत के हर सवाल का जवाब दिया। उसकी टीम ने साक्ष्यों को इतनी मजबूती से पेश किया कि जज साहब भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जनता भी हर सुनवाई के दिन अदालत के बाहर जमा होती, न्याय की मांग करती। शहर की गलियों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई जागरूकता फैल चुकी थी। लोग श्रुति को न केवल एक आईपीएस अधिकारी बल्कि एक मिसाल के रूप में देखते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उसे सलाम करता, उसकी कहानी को प्रेरणा मानता। अंततः कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुभाष शर्मा सहित सभी दोषी ठहराए गए। उनके खिलाफ कड़ी सजा का आदेश दिया गया। वह दिन पूरे शहर के लिए एक त्योहार जैसा था। न्याय के सूरज ने भ्रष्टाचार के अंधकार को पूरी तरह मिटा दिया था। श्रुति ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर भीड़ को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और उम्मीद के थे। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। एक बेटी के संघर्ष ने पूरे समाज को जागृत कर दिया था। उस दिन श्रुति ने एक बार फिर अपने पिता रामकिशोर को फोन किया। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो वर्षों बाद वापस आई थी। रामकिशोर ने कहा, बेटिया, तुझसे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। तेरा नाम ही हमारे परिवार की सबसे बड़ी विरासत है। शहर अब बदल चुका था। न्याय की जो मशाल श्रुति ने जलाई थी, वह आने वाली पीढ़ियों तक जलती रहेगी। वह मशाल न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो न्याय और सच्चाई के लिए खड़ा होता है। यह कहानी एक आईपीएस अधिकारी की नहीं, बल्कि एक बेटी, एक बहन और एक इंसान की है, जिसने अपने खून से साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो कोई भी तानाशाह टिक नहीं सकता। और इस तरह न्याय का सूरज उगा जो कभी ढलने नहीं दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें। हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो ठान लेते हैं वो हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय